Hello everyone, I'm Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द पाइथन प्रोग्रामिंग एंड yes, this video is again very helpful for all the aspirants, those who are going to give the examination for various examinations like केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। एंड अगर आप किसी भी स्टेट स्पेसिफिक भी कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, देन अगेन दिस प्लेलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप सिलेबस देखोगे, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस दिखा रही हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। एंड आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस कंप्लीट टॉपिक आई विल बी कवरिंग। तो यहाँ से आप चेक करो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम कवर करेंगे स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग फ्लो चार्ट, pseudocode एंड डिकम्पोजिशन। तो आने वाले सीरीज में एक एक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें, ये जो कंप्लीट सिलेबस है, ये सिलेबस सीबीएसई के 11th का है। तो अगर आप किसी भी सीबीएसई स्कूल के भी स्टूडेंट है 11th या 12th के, तो ये कंप्लीट वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको पाइथन सीखना है या फिर जो कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, उनके लिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी ऑल नो इन द कमिंग डेज आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर डेटा साइंस में आने वाले समय में अपना रिसर्च प्रोग्राम करना है, द बेस प्रोग्रामिंग दैट यू हैव टू लर्न इज पाइथन। तो इस कंप्लीट ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, जहां पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेस वीडियो। सो दिस इज द चैप्टर 5। अगर मैं 11th क्लास की बात करूंगी तो 11th क्लास का ये चैप्टर नंबर 5 है। और ऑन एन एवरेज दिस इज द फर्स्ट टॉपिक टू बी कवर to start with the Python programming, that is conceptual thinking and logical ability. So आज क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम कवर करेंगे, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट, pseudocode एंड व्हाट इज डिकम्पोजिशन। साथ में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो थ्योरी आपको बहुत बोरिंग लगता है, कभी कभी तो स्टूडेंट फीडबैक भी अच्छा नहीं देते व्हेन वी आर लर्निंग द थ्योरी। तो इसीलिए जो भी कॉन्सेप्ट्स में लेकर आई हूँ, उसमें मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, उस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे और साथ में फिर मैं सारे ऑप्शंस को डिस्कस करूंगी। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कवर एनी ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो चलो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। The first thing that we have to study in this chapter is what do we mean by problem solving। आप एक प्रॉब्लम से क्या समझते हो? देखो, प्रॉब्लम का मीनिंग ऐसा नहीं समझना है कि हमेशा दिस इज अ नेगेटिव वर्क, प्रॉब्लम आ गया क्या करेंगे, सो आई एम इन दिस सिचुएशन, कैसे मैं सिचुएशन से बाहर आऊंगी। ये तो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का यूज करते हैं। बट अगर आप इसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस में समझेंगे, तो आपको अगर मैंने कोई टास्क असाइन किया या फिर मैंने आपको कोई भी काम दिया, मैंने आपको काम दिया कि आप मार्केट जाइए, वहां से एटीएम से कुछ मनी विड्रॉ करके लेकर आइए। मैंने आपको दिया कि आप एक शॉप है, वहां से आप कुछ बुक्स परचेज करके लाओ, या आपके घर में अगर आपको कोई काम मिलता है, सो दैट इज अ टास्क। तो इसी टास्क को डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हो, इट कैन बी अ प्रोग्राम, ओके, इट कैन बी एनी प्रोसीजर। उस टास्क को करने के तरीके को आप प्रोसीजर बोल देंगे, प्रोग्राम बोल देंगे। एंड इन जनरल सेंस वी कैन ऑल्सो से दैट इज अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इट मीन्स इट कैन बी वन ऑफ द केस कि आप किसी सिचुएशन में हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो इसी को आप बेस्ट तरीके से समझेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी विद द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड कोडिंग, ये सब आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगी। अभी आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का एक जनरल सा मीनिंग होता है एनी प्रोग्राम। ओके, अब प्रोग्राम क्या है, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आप क्या डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब कई सारे तो ऐसे लर्नर्स होते हैं जो ये समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस बहुत ही टफ है, तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होता है। आप उसको जनरल अपने जो भी आप ऑपरेशन डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं उससे समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैंने आपको कोई भी काम दिया, बहुत सिंपल काम है कि आपको क्या करना है, सुबह उठना है और अपने स्कूल जाना है।
सुबह उठना है, स्कूल जाना है, या फिर अगर आप टीचर हैं तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है। तो आप उसको बना लो कि वो आपका एक प्रॉब्लम है ना, टू गो टू स्कूल और टू गो टू कॉलेज। मैं स्कूल को लेके चल रही हूँ, तो स्कूल जाना है। आप क्या करोगे? आप रात में अपना बैग पैक करोगे, आप टाइम टेबल देखोगे, अपने बैग में सारे बुक्स रखोगे, नोटबुक रखोगे, टेक्स्ट बुक रखोगे। यू विल टेक द टिफिन बॉक्स, यू विल चेक वेदर आपका यूनिफॉर्म सही है या नहीं है। देन इन द मॉर्निंग आप उठेंगे, तो उठेंगे, फ्रेश होंगे, फिर आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, फिर आप अपने स्कूल को जाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू गो टू स्कूल। ओके, तो ये एक काम दिया मैंने आपको कि आपको स्कूल जाना है तो आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सिमिलरली दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, किसी भी प्रॉब्लम को आप समझें। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ही बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको प्रॉब्लम बोला है कि आज स्कूल जाना है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज स्कूल जाना है और आपने एक नोटिफिकेशन मिस कर दिया और आज स्कूल में आपका एनुअल डे था, ठीक है, आपने वो मैसेज को स्किप कर दिया। नाउ यू विल बी गोइंग टू द नॉर्मल यूनिफॉर्म। एनुअल डे था, वहां पे एक ड्रेस कोड था, पर आप नॉर्मल यूनिफॉर्म में चले गए। इसका ये मीनिंग है कि आपने उस प्रॉब्लम को समझने में उतना ध्यान नहीं दिया। तो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जब आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। एनालाइज करने का ये मीनिंग है कि मुझे ये काम करना है ना, इफ आई वांट टू परफॉर्म दिस टास्क, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे घर में आने वाले समय में एक मैरिज सेरेमनी है ना, एक शादी होने वाली है, तो वी ऑल नो कि मैरिज एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व होता है, कई सारे पैसे हमारे भी लगते हैं टू अरेंज ऑल द थिंग्स। तो अगर आपने इसका बजट अच्छे से प्लान नहीं किया, देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक केस। तो प्रॉब्लम को समझना है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है कि आप जो स्टेप लेने वाले हैं वो स्टेप आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। अगर मैं ये आने वाले समय में इफ आई एम गोइंग टू गिव दिस इनपुट टू माय प्रोग्राम, देन उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। तो आपको सॉल्यूशंस के भी बारे में अभी से सोचना है कि मुझे एग्जामिनेशन में, अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन लिख रही हूँ तो बोर्ड एग्जामिनेशन में मुझे 90% चाहिए, 90+% चाहिए। इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन रात को पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन लिख के आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 90% लाने के लिए आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए। आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, तो वहां पे भी प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। रातों रात हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्टूडेंट बहुत विद्वान है। दैट इज अ 1% केस कि किसी को कुछ गॉड गिफ्टेड भी मिलता है, बट एटलीस्ट दैट बॉय और दैट चाइल्ड मस्ट बी डू द हार्ड वर्क। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस अगर आप पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना इनपुट भी देना है। नाउ जब आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिया, देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक अप्रोच की बात की गई है, मॉड्यूलर अप्रोच। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर? सो दिस इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स का ये मीनिंग होता है, जैसे मैंने आपको एक बड़ा सा टास्क दे दिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Now if this problem is a very complex या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है या फिर ह्यूज प्रॉब्लम है, so what we will do, we will subdivide this task into task 1, task 2 and task 3। ऐसे ही आप करते हो ना कि आपको एक मैंने काम दे दिया, तो आप उस काम को अपने सारे फ्रेंड्स को डिवाइड कर देंगे और एज अ टीम आप उस काम को काम करने की कोशिश करोगे। So we have divided a big module into a small sub module, so this is known as your modular approach। सिमिलरली कई सारे अप्रोच होते हैं जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लाइक टॉप डाउन होता है, बॉटम अप होता है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच होता है। सो दिस ऑल आर द अप्रोचेस दैट वी यूज टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बहुत बेसिक मॉड्यूलर अप्रोच की बात की गई है। अब जब आपने सब कुछ समझ लिया तो आप क्या करोगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करोगे, है ना। अब एक्चुअल में आप काम करना शुरू करेंगे। जब आप एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम बोलते हैं स्टार्ट कोडिंग। ओके, अब यहाँ पे कोडिंग वर्ड इसलिए, एक्चुअली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे कोडिंग इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्या करने वाले हो, कोडिंग करने वाले हो, तो विच इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। सो दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग इम्प्लीमेंटेशन इट हैज रिटन कोडिंग। अब अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो काम में कुछ तो
एरर आएंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप स्किप कर जाओगे। इट मीन्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर एरर्स। एरर्स को फाइंड आउट करना या अपने कोड को टेस्ट करना क्लाइंट एंड पे, आप अपने एंड पे, है ना। जैसे कोई काम करना है, मैंने आपको कोई काम दिया, तो आप मुझे वो सबमिट करने से पहले यू विल बी गोइंग टू चेक वेदर आपको जो मैंने टास्क दिया था वो टास्क आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग। या फिर आप उसको बोलते हो डिबगिंग, टू फाइंडिंग ऑफ एरर्स, कि ऐसा तो नहीं कि आपने उस काम में कुछ मिस्टेक रह गया है। सो दैट इज टेस्टिंग एंड डिबगिंग। फाइनली जब आपका टेस्टिंग डिबगिंग हो जाएगा तो आप प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट करोगे, है ना। जैसे अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप एट द एंड ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन आप एक प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करते हो, है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या साइंस का प्रोजेक्ट है, मैथ्स का प्रोजेक्ट है। तो यू आर प्रॉपर गिविंग अस द डॉक्यूमेंटेशन कि आपने ये काम किया है, दैट इज अ ट्रुथ, दैट इज अ वैलिड प्रूफ। सो सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हर चीज तो आप अपने दिमाग में नहीं स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं उसको रिटन भी रखेंगे, सो दैट इन केस कि अगर आप उसको कभी भूल जा रहे हो या इफ यू वांट टू टेक द रेफरेंस, तो आप उस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सके। फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, एंड फाइनली आप उसको मेंटेन करोगे, है ना। विद द टाइम बीइंग हमें पता है वी आर लर्निंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। तो जैसे आपका सेल फोन है ना, तो आप कितना भी नया सेल फोन ले लीजिए, आफ्टर 1 ईयर वी ऑल नो कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेडेट होती है, तो हम क्या करते हैं, बार बार उसे फॉर्मेटिंग करते हैं या अपग्रेड करते हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में भी हम वही चीज करते हैं, तो दैट इज नोन एज मेंटेनेंस। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स आपका वही स्टेप्स है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस जैसा वर्ड नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि इन सारे चीजों को आप समझे। दिस ऑल आर द इंग्लिश वर्ड्स, तो इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा अपने डे टू डे ऑपरेशंस पे, आप जो टास्क परफॉर्म करें उससे। देन यू विल बी फील वेरी इजी इन लर्निंग द कंप्लीट जर्नी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये हो गया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप्स। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। ये पूरा एक साइकिल होता है ना, स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, and that is why this is also known as decomposition. Now decomposition is again one of the word, decompose करना। decompose जैसे हम क्या करेंगे, कुछ एक अगेन डिकम्पोजिशन मतलब सेम चीज होता है कि आपके पास एक टास्क है, आप इसको फर्दर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करो। वी आर डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू द सब प्रॉब्लम, इसे ही आप डिकम्पोजिशन बोलते हो। इसके बाद जो मेन टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, दैट इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग एंड एल्गोरिदम। तो अभी हमने इन जनरल बात करी है। अब अगर मुझे किसी एक प्रॉब्लम को बनाना है, जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक टास्क दे दिया, अब उस टास्क को आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअल इंप्लीमेंट करने को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग में टू स्टार्ट राइटिंग अ कोड, है ना, कोडिंग करना शुरू कर देना है। बट कोडिंग करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने फील किया है कि आजकल स्टूडेंट्स कई सारे कोर्सेज लेके प्रोग्रामिंग तो कर लेते हैं, दे कैन स्टार्ट डूइंग द प्रोग्रामिंग, ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम उनसे कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, सो दे आर लैकिंग इन द कॉन्सेप्ट। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू जज योर प्रोग्रामिंग स्किल, बिकॉज ऑलरेडी आप उनके कोई भी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आए हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे आर गोइंग टू जज कि आपने उस चीजों को कितना समझा है और किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को समझना। दूसरा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि ऑल दो अगर आपका थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, तो आप ये समझेंगे कि फ्लो चार्ट, शेडो कोड, अरे ये तो पूछता भी नहीं है एग्जामिनेशन में। बट जो आपके टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, जो टीचिंग के लिए होता है, वहां पे बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड बना देंगे और आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। तो आप अगर कीवर्ड्स को नहीं पकड़ पाएंगे, देन डेफिनेटली दैट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रॉन्ग, और एक एक मार्क्स से आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसीलिए हर चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के लास्ट में पूछ सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, स्टेट वाइज भी सीएस के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th। अब एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जो भी लर्नर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज इसके कमेंट सेक्शन में साथ में आंसर्स दीजिए। विच इज आर नॉट द यूजफुल टूल्स फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, है ना। आप समझिए,
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोग्राम का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो, या दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम को जब आपको डेवलप करना है, विच इज नॉट द यूजफुल टूल। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन का आजकल का पैटर्न है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नॉट पूछा है कि यूजफुल टूल नहीं है। टूल का मतलब है जैसे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, इन द जो हमारे नल होते हैं पानी के, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम बाहर से बुलाते हैं टू रिपेयर दैट थिंग। सिमिलरली अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, सो वी नो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कुछ टूल्स का हम यूज करते हैं। वो क्या टूल्स है? एल्गोरिदम है, सूडो कोड है, फ्लो चार्ट है, ड्राई रन है। तो आपको नॉट बताना है ना, नॉट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्राई रन। तो अगर आपने पहले से ये चीजों को पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। यूजफुल टूल की अगर हम बात करेंगे, सो यूजफुल टूल आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है एक्चुअली। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ही मैं आपको बता देती हूँ। सो यूजफुल टूल की अगर हम बात करें, एल्गोरिदम, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, सो दिस आर द यूजफुल टूल्स, है ना। बट ड्राई रन जो है ये यूजफुल टूल नहीं है। अब ड्राई रन क्या है ये अभी मैं कवर करूंगी। अभी आप ये समझिए, एल्गोरिदम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट आर द यूजफुल टूल, और ड्राई रन यहाँ पे यूजफुल टूल नहीं होता है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज ड्राई रन। नाउ अब जो आपने अभी ऑप्शन देखा वहां पे जिसमें एल्गोरिदम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट था, तो एक एक करके हम क्विकली उन सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिकॉज आपसे पूछता है इन द 11th क्लास व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम। एक प्रोग्राम दे देगा, उसका आपको एल्गोरिदम लिखना होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो ये क्या है? दीज आर द इंग्लिश वर्ड्स, है ना। जैसे इंग्लिश में मैंने आपको बोला एक पैराग्राफ लिखिए पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है। सो दैट इज अ जनरल वे टू राइट एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का ये मीनिंग है कि मैंने बोला कि मैंने एक लैंड परचेस किया है ना, लैंड परचेस किया और मुझे वहां पे एक स्कूल बनाना है। तो मैं लैंड खरीदूंगी, फिर मैं एक आर्किटेक्ट को हायर करूंगी जो वो उस लैंड का मेजरमेंट लेगा और फिर वो स्कूल को बनाएगा। तो फ्रेमवर्क का मतलब है कि आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है, उस प्रॉब्लम को कितना ब्यूटीफुली आप एनालाइज कर पा रहे हैं, और आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट को देख के कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, है ना। सो दैट इज द इफेक्टिव वे टू एनालाइज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है ये एक डिजाइन है, ये एक फ्रेमवर्क है। ये बताएगा कि आपका डोमेन नॉलेज क्या है और आप कितने अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर पा रहे हो। एंड इट कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। जैसे ये एल्गोरिदम मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया है। अब आप चाहे तो आप इसको सी में बना लो, सी प्लस प्लस में बना लो, जावा में बना लो, पीएचपी में बना लो, पाइथन में बना लो, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइटिंग इट इन एनी लैंग्वेज, है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे ये एल्गोरिदम हो गया। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम। सो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर व्हिच डिफाइंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट, है ना। अब आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्टली ये एग्जामिनेशन में आ जाएगा इन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स टू राइट व्हाट इज एन एल्गोरिदम, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और इसको एक एग्जाम्पल से समझाइए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा वेदर इट इज एन एल्गोरिदम, वेदर इट इज एन फ्लो चार्ट और वेदर इट इज इन सूडो कोड। तो ऐसे आपको मैं क्वेश्चंस भी बता के चल रही हूँ कि क्वेश्चंस क्या आएगा। तो याद रखिए, एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको बोला, स्कूल जाना है, सुबह उठेंगे, बैग पैक करेंगे, नाश्ता करेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, फिर घर से निकलेंगे। तो एक स्टेप है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में कोई स्टेप को गायब कर दिया, यूनिफॉर्म नहीं पहने और स्कूल पहुंच गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इसको हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। व्हाई? टू गेट अ डिजायर आउटपुट। तो अभी जस्ट आपको बताया, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एनालिसिस हम पहले करेंगे, और एनालिसिस में ही आप क्या करते हो, ये भी जज कर लेते हो कि आपका पॉसिबल आउटकम क्या है। क्योंकि अगर आपने बोला कि इस प्रोग्राम को मैं सॉल्व कर रही हूँ, इस प्रोग्राम, ये मेरा 2 केमिकल रिएक्शन है, इस 2 केमिकल रिएक्शन को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, आपको यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मिल रहा है, इट मीन्स इट इज अ रॉन्ग।
तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, नाउ यू आर सपोज टू फाइंड द कि कहाँ पे आपने एरर किया। सो दैट इज वी कैन से एल्गोरिदम क्या है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। तो इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब अगर डेफिनेशन आपको याद हो गया है तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में, जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज एन एल्गोरिदम, ABCD। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, a set of steps to solve a problem, software that analyze data, a hardware device that store a data, या all of these। क्या लगता है आपको, all of these लगता है ना? चलिए आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अ सेट ऑफ स्टेप्स। अभी हमने एल्गोरिदम में बात किया, इसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने लॉजिक को बता रहे कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क लाइक दिस। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है, हार्डवेयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ये एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। जब आपने एल्गोरिदम का डेफिनेशन समझ लिया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एल्गोरिदम में। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिदम, है ना। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो तो आप उसमें क्या फीचर देखोगे, आप उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। जैसे आपने किसी लड़की को देखा, है ना, तो आप बोलोगे आपस में, अरे यार देखो लड़की जा रही है, उस कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। या अगर कुछ लड़के जा रहे हैं देन वी कैन से कि अरे उसकी हाइट कितनी अच्छी है। सो दैट इज द फीचर दैट वी आर लुकिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। या फिर अगर आप कहीं घूमने गए तो आप बोलोगे दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। या अगर आपने कुछ खाया तो आप बोलोगे द टेस्ट इज वेरी गुड। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक यू आर लुकिंग इन अ एल्गोरिदम। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक इनपुट आउटपुट, यूनिकनेस होना चाहिए आपके एल्गोरिदम में, फाइनाइटनेस होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, कॉम्प्लीशन होना चाहिए। अब फिर से बता देती हूँ, स्कूल के स्टूडेंट है तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ सॉलिड क्वेश्चन आस्किंग इन द स्कूल। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, लाइक सेट एग्जामिनेशन है आपका, नेट में तो नहीं पूछता है, बट टीचिंग का जो KVS का NVS का एग्जामिनेशन होगा, या स्टेट स्पेसिफिक DSSB टीचिंग वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पे मैंने देखा है आपको एक डेफिनेशन दे देंगे क्वेश्चन में, और डेफिनेशन के बेसिस पे यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई whether that definition means finiteness, definiteness, uniqueness और effectiveness, है ना। तो बहुत ध्यान से समझिए, फाइनाइट का मतलब होता है कि हमने एक काम को शुरू किया और मुझे पता है उसको कितने टाइम पे एग्जीक्यूट करना है। सो इट शुड नॉट रिपीट एंडलेसली, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, मतलब आप बैठे हैं मोबाइल लेकर और रील देखे जा रहे हैं, है ना, पूरा 24 घंटा आपने रील देखे बिता दिया। सो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। अगर मैं पढ़ रही हूँ, मेरा एग्जाम है, तो मैं मूड फ्रेश करने के लिए आई कैन वॉच द वीडियो फॉर 10 to 15 hours कि मैं अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं। तो हर काम को करने का एक फाइनाइट टाइम होना चाहिए। इनपुट, यस, अगर आप करेक्ट इनपुट देंगे देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द करेक्ट रिजल्ट। तो इनपुट सही होना चाहिए, आउटपुट आपका सही होना चाहिए, और एटलीस्ट एक आउटपुट तो होना चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं बिना उसके पीछे कोई वजह नहीं है तो वो काम करने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना। आपको अपने एम को डिसाइड करके ही आप किसी काम को शुरू करते हो, तो दैट मीन्स कि आपके कई सारे गोल हो सकते हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ गोल। जैसे मुझे एक BMW खरीदना है, दिस इज वन गोल। मुझे अपने पैसे से एक अपना घर खरीदना है, तो कई सारे गोल हो सकते हैं आपके। कम से कम एक गोल तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर हेयर, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। डेफिनेटनेस का मतलब है ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर, वेल डिफाइंड, प्रेसाइज, देयर शुड बी नो एनी एम्बिग्विटी। हर कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब मैंने अपना एम हाई किया है कि मुझे आने वाले समय में अपने पैसे का एक घर लेना है। अब घर लेना, इट मीन्स आई वांट टू अर्न वेरी वेल। अब अर्न करने के लिए मेहनत कौन करेगा, मैं ही करूंगी। मैं नहीं करूंगी तो मेरे बिहाफ में कोई और नहीं करेगा, है ना। सो वी मस्ट बी क्लियर कि व्हाट वी आर एमिंग, एंड उस एम को अचीव करने के लिए व्हाट आर माय टारगेट्स। जैसे आपका टारगेट है कि अभी मैं क्लास 8th में हूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं क्लास 8th में हूँ, मुझे पता है मुझे 10th के बाद IIT में जाना है। तो IIT का आप अभी से क्वेश्चन लेवल आपको चेक करना चाहिए कि किस क्लासेस से क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, और अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे फिर उसमें अच्छे परसेंट आएंगे देन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर IIT, तब तो नहीं ही होगा, है ना। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, और उसके लिए आपको पहले से ही मेहनत करते जाना है। इफेक्टिवनेस का ये मीनिंग है कि आप बहुत सिंपल तरीके से करिए, ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम उस पर प्रेशराइज हो जा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को प्रेशर में क्रिएट कर रहे हैं
और आप जो काम कर रहे हैं, आपको मैंने बोला इस काम को करने के लिए 1 दिन बहुत है, आप उसमें 5 दिन लगा रहे हैं, तो आपकी इफेक्टिवनेस तो तभी रिड्यूस हो गई है ना, कि 1 घंटे का काम 5 घंटे में करेंगे, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव वे टू कंप्लीट अ टास्क। तो इसके आपको जैसे मैंने बताया, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे तो दे विल गिव यू अ डेफिनेशन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीनिंग इज फाइनाइट, डेफिनिट और इफेक्टिवनेस या यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब है हर चीज का एक ही रिजल्ट होना है। और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये थ्योरी भी लिखनी आएगी, तो इसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया आपका एक यूजफुल टूल, दैट इज एल्गोरिथम। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हैं, सॉरी डाउट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज सूडो कोड। तो सूडो कोड क्या है? क्या ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, या एक एल्गोरिथम है रिटन आउट इन अ वर्ड्स, या फिर ये एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर्स, या फिर आपको ऐसा लगता है सारे सही है ना? कई सारे तो ऐसे भी होंगे जो तुक्का मारेंगे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा तो एफर्ट लगाइएगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं सूडो कोड जो है एन एल्गोरिदम है रिटन आउट इन अ वर्ड। जस्ट नाउ आपको मैंने यहाँ पे ये दिखाया था एल्गोरिदम, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सूडो कोड। आप इसको एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको सूडो कोड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इंग्लिश के स्टेटमेंट है। मुझे प्रोग्राम शुरू करना है तो आई विल स्टार्ट द प्रोग्राम, इसको मैंने स्टेप 1 लिखा। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं एक नंबर डाल रही हूँ, नंबर मेरा पॉजिटिव है या नंबर मेरा निगेटिव है या नंबर मेरा 0 है ना? मैथ्स में 3 ही नंबर हो सकते हैं, या तो आप इसको बना दो 0 है, 0 से इधर जाएंगे पॉजिटिव, 0 से इस तरफ आएंगे निगेटिव। तो कैसे चेक करेंगे? यूजर से एक नंबर ले लेंगे, उस नंबर को चेक करेंगे, अगर नंबर मेरा 0 है तो प्रिंट कर दो भाई नंबर 0 है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है मतलब ये पॉजिटिव हो गया, अगर नंबर लेस देन 0 है तो ये मेरा निगेटिव हो गया। अब आप सोचेंगे क्या है ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये इक्वल्स टू है। छोटे क्लास में जब आप क्लास 1 में होंगे तो ये सारे सिंबल्स आपको पढ़ाया गया होगा कि 10 है, क्या 10 बड़ा है किससे? 15 से। तो वो भूलिए मत। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में ऐसी लुक देते हैं कि मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कभी कभी कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं पढ़ाया है ना। तो आपको समझना है, ये आप जो पढ़ रहे हैं अभी, तो आपके लैपटॉप पे या अगर आप अपना मोबाइल भी देखेंगे तो यू हैव वेरियस सिंबल्स इन योर कीपैड। तो कीपैड में आप देखेंगे ये सारे सिंबल्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, है ना? तो पता होना चाहिए ये आपका ग्रेटर देन का है, ये इक्वल्स टू का है, ये लेस देन का है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे नहीं लिखा है। आप समझिए कि एक नंबर है, अगर वो नंबर जो मैंने डाला, मैं यूजर हूँ, आप यूजर है, एक यूजर ने जो नंबर डाला जैसे 5, तो 5 कहाँ है? 0 से बड़ा आएगा, इट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने डाला -10, तो -10 हमें पता है ये नंबर लेस देन 0 है, तो इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? सूडो कोड हो गया, ठीक है। तो सूडो कोड क्या है? सो दिस इज एन एल्गोरिथम रिटन आउट इन वर्ड्स। यहाँ पे कभी कभी इंग्लिश भी लिखा होता है, इंग्लिश वर्ड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। चलो ये हो गई सूडो कोड की बात। अब कुछ थोड़ा सा मैं आपको प्रोग्रामिंग से भी रूबरू करा दूं, किस तरीके के क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड असाइन यूजर इनपुट टू अ वेरिएबल, है ना? आपको यहाँ पे असाइन करना है एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू। जैसे असाइन करने का मतलब समझो, अब इसमें सॉल्व करते मत बैठ जाइएगा, एग्जामिनेशन में थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कम से कम 10 सेकेंड तो देना है एक क्वेश्चन को पढ़ने में, सही से पढ़ने में, है ना? तो मैथ्स में क्या सीखते हैं? x इक्वल्स टू 5। एक है x, इसको मैं बोल देती हूँ वेरिएबल, बोल सकते हैं ना, और इसको मैं बोल दूंगी कांस्टेंट। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? कई सारे तो लर्नर होंगे बोलेंगे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अब क्यों वेरिएबल कांस्टेंट बोला? अरे आप बोलोगे नहीं मेरे को तो 5 नंबर नहीं पता, मेरा लकी नंबर 15। तो आप चलिए आपका लकी नंबर 15 ले लेते हैं। तो अगर 15 लिया तो भाई मेरी मर्जी है, मैं एक्स में 5 डालू, 15 डालू, 50 डालू, 5 लाख डालू, 5 करोड़ डालू। इसका क्या मीनिंग है कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी हो रही है एवरी टाइम, यू कैन चेंज द वैल्यू। बट ये जो एक बात तुमने वैल्यू डाल दी कि x इक्वल्स टू 5, तो इसमें 5 असाइन हो गया, है ना? अब इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। सिमिलरली x में तुमने 15 डाला, तो समझिए कि ये x बनाया, ये एक डब्बा है आपके कंप्यूटर में जहां पे इस लाइन के बाद x में 5 चला गया। जब आपने इसी में x इक्वल्स टू 15 लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे 15 आ जाएगा, उसी को वो रिप्लेस कर देगा।
है ना। तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज वेरिएबल। अब असाइन बोला है तो अभी आपको बताया कि आप एक कीबोर्ड में देखिएगा प्लस है और इसके नीचे इक्वल्स टू होगा, तो दिस इज नोन एज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने क्या किया, जो 5 है 5 को मैंने असाइन किया एक्स में, है ना। देखो ये एरो कैसे जा रहा है, 5 को असाइन किया एक्स में। नाउ इट इज नोन एज योर आर वैल्यू। आर वैल्यू का मतलब है राइट हैंड साइड, मैथ्स में लिखते हैं ना LHS इक्वल्स टू RHS, इसको आप बोलोगे एल वैल्यू। एल वैल्यू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और कई सारे एग्जामिनेशन लाइक इसरो का अगर आप इंटरेस्टेड एग्जामिनेशन देने में, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में, अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल वैल्यू आर वैल्यू, अरे कुछ भी नहीं है, लेफ्ट और राइट, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है तो जिस तरफ जो लिखेंगे उसी को वही बोलेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली असाइन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और ये आपका एरो हम सिंबल यूज नहीं करते, हम बेसिकली ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो आपको पूछा है करेक्ट वे क्या है किसी भी वेरिएबल को असाइन करने का, सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में मैंने दिया तो सबका जीरो हो गया। तो एकदम भी इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत समझिए। ये सिंबल इनपुट एंड माय वेरिएबल, अरे आप 5 इक्वल्स टू एक्स लिखोगे क्या, नहीं, समझिए इनपुट है और ये वेरिएबल है ना, तो ये तो आप लिखेंगे नहीं, ये तो रॉन्ग ही होता है। आप क्या लिखते हो, x इक्वल्स टू 5, इसका मतलब, और यहाँ पे भी वेरिएबल इधर है, मतलब ये आपका x इधर आ गया, x इक्वल्स टू 5, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। या तो आप x इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, असाइन, x में असाइन करना, ये भी आपका चलता है एल्गोरिदम में। देखो ये जो हम लिखते हैं, ये हम लिखते हैं एल्गोरिदम में, है ना। जैसे अभी आपने देखा मुझे कुछ इंग्लिश का वर्ड लिखना है, तो दैट आई कैन राइट इन एल्गोरिदम। और अगर मुझे प्रॉपर कोडिंग करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगी पाइथन, तो प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे। और जब एल्गोरिदम या फिर जब आप सूडो कोड लिखेंगे तब आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। सो दैट इज ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग ही है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जरूर वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्री ऑन आवर चैनल, तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस एनी टाइम एट योर फ्लेक्सिबल टाइम। और कई सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आए थे, सो दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ पाइथन। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और आपको हमेशा वीडियोस एक एक करके मिलता जाएगा, जिसमें मैं कंप्लीट एक एक चैप्टर पूरा कवर करूंगी। तो जितने आपके 11th-12th में चैप्टर है, ये सेम आपका केंद्रीय विद्यालय का भी सिलेबस है। अगर आप हरियाणा की किसी या फिर किसी भी स्टेट का, हरियाणा के नहीं किसी भी स्टेट की मैं बात कर लूं, टीचिंग का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो पाइथन का जो कोर्स है वो सेम ही है ना। ऑलमोस्ट 95% आपका सिलेबस सेम है, तो आप ये पूरे ट्यूटोरियल को जरूर वॉच कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में, जो कि अनदर टूल है, ये तीसरा टूल हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हो गया एल्गोरिदम, दूसरा क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिए, चलिए लिखिए कमेंट सेक्शन में। हाँ, व्हाट शेप रिप्रेजेंट अ डिसीजन इन द फ्लो चार्ट। अब अगर फ्लो चार्ट के बारे में आपको पहले से नॉलेज है तो आप आंसर बता देंगे, अगर नहीं पता तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज तो समझ के बताइए, फ्लो चार्ट है ना, मैं बोली ये मैं एक बना देती हूँ। सो ये किसका शेप है, तो मुझे तो उतना अच्छा आर्ट नहीं आता, बट आई गेस ये आपका बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई है। तो चलो ये तो मैंने जनरल बच्चों वाला बना दिया। मैंने बोला ये मेरे स्कूल की प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे कोऑर्डिनेटर 1 है, कोऑर्डिनेटर 2 है, कोऑर्डिनेटर 3 है। ये आपकी सेकेंडरी की कोऑर्डिनेटर हैं, ये सीनियर सेकेंडरी की हैं, और ये प्राइमरी की हैं, है ना। फिर इनके नीचे काफी टीचर है, इनके नीचे एक टीचर, इनके नीचे टीचर है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर चार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं, या आप हायरार्की भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं क्या बोलूंगी, बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो आई विल से दिस एज अ फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में अपने कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, और उस सिंबल्स की कुछ मीनिंग्स होते हैं जो आपको एज इट इज लर्न करना है। तो इस क्वेश्चन का पहले हम आंसर देख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है डिसीजन। तो डिसीजन के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं। तो या तो आपको क्वेश्चन में ये शेप बना देंगे, रेक्टेंगल हो गया ये, और ये हो गया ओवल, है ना। तो इन सब का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी जो कई सारे यूजर्स हैं जो नेट का प्रिपरेशन करते हैं हमारे चैनल पे,
तो अभी रिसेंट 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था वो भी आपके मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछ लिया था ईआरडी से, है ना, फिगर वाला। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी चैप्टर है तो नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन में तो कुछ भी पूछेगा, है ना। और ये रिसेंट क्वेश्चन आपके गेट में पूछा गया था जो रिपीट हो गया था नेट में। तो आप हल्के में मत लीजिए किसी चीज को। अगर कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है तो वो रिसर्च करके ही आता है कि विच टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, एंड एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बस क्वेश्चन को समझना है। और अगर इजी है आपके लिए तो ये तो अच्छी बात है, छूटना नहीं चाहिए ना। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन ही आप गलत करके आए, तो वो एक चीज है। तो आप क्या करेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। सो इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम। जो आपने अभी एल्गोरिदम पढ़ा था उसी एल्गोरिदम को प्रॉपर एक डायग्राम के फॉर्म में जब आप बना देते हैं ना तो क्या होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये डायग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये इस तरीके से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे आ रहा है। तो मुझे इतना तो समझ में आया कि दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, है ना। तो एक बार क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में ये भी पूछा है कि फ्लो चार्ट क्या है, इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। तो चीजों को अच्छे से पढ़िए, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है ना, बॉटम अप नहीं है। नीचे से ऊपर देखो एक भी एरो नहीं आ रहा है। ये जो आपका एरो है ये टॉप डाउन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये एरो नीचे आ रहा है, तो दैट इज व्हाट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन किया, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स है ना। जैसे ये एक लड़की है, यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ बोर्ड एग्जाम देना है, तो चलो मान लेते हैं इस बोर्ड एग्जाम देने के लिए एज उसकी 15 होनी चाहिए। तो अगर कोई भी चाइल्ड 15 से, अगर कोई चाइल्ड का जो एज है अगर वो 15 से बड़ा है तब तो वो क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम देगा, अदरवाइज वो एग्जाम नहीं देगा। तो ये एक लॉजिक है। और इसको हमने एक डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। जैसे वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं रखा है, पर एटलीस्ट आप इतना तो समझते हैं डायग्राम को देखकर कि चीजें जब डायग्राम के फॉर्म में दिखेगी, पिक्चर के फॉर्म में दिखेगी तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। जैसे एक तरीका ये होता है कि मैं वीडियो बनाऊं वहां पे मेरा फोटो ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना वीडियो में अपना पिक्चर नहीं डालते हैं तो एक इंटरेक्शन स्टूडेंट के बीच में कम हो जाता है ना। इसलिए कभी कभी टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, बिकॉज तैयारी करनी पड़ती है टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का अपना एक बेनिफिट होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ पॉइंट वाइज, है ना, एल्गोरिदम शूडो कोड। तो इस तरीके से आपके 11th 12th क्लास में आपको पूछ लेगा राइट द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट एल्गोरिदम, कंपैरिजन करिए एल्गोरिदम में, शूडो कोड में, फ्लो चार्ट में। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप एग्जाम में बनते हैं। और बात करेंगे अगर फ्लो चार्ट की, तो ये डायग्राम का आपको सिंबल पता होना चाहिए, हर सिंबल का ये नेम आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग आ जाता है, या तो ये पूछ लेगा नहीं तो नेम पूछ लेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ही रखा है। एक बार आपको ये टास्क दे देती हूँ, गूगल करिएगा, गूगल में आप देखेंगे तो कई सारे आपके सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के। तो दैट यू आर सपोज टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, चलो। तो यहाँ पे हमारे तीनों टूल्स कवर हो गए, that is algorithm, flowchart and pseudocode. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जो हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर आपको बताया था, डिकम्पोजिशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? breaking code down once it has been run, breaking a problem down into smaller and more manageable sections, breaking a problem into subroutines, breaking big data into small data. चलो एक ऑप्शन यहाँ पे ये लिख देती हूँ, और हाँ अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन। कई सारे लर्नर्स होंगे जो जिनको सारे आंसर सही लगेंगे, तो ऑल भी लिख दिया है, फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये सोच रहे हैं इसका आंसर ऑल है तो आप अगेन गलत हो गए, क्योंकि देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्रेकिंग कोड डाउन वंस इट हैज बीन रन, अगर एक बार कोड को रन कर दिया फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नहीं। जब आपको प्रॉब्लम मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको तोड़ते हैं, है ना। एग्जीक्यूट तो आप बाद में करेंगे ना, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम को सब रूटीन में डिवाइड करना, तो ये एक हद तक आपका चलो चलेगा। ब्रेकिंग बिग डेटा इनटू स्मॉल डेटा, बिग डेटा है या फिर इसको प्रॉब्लम बोल दीजिए, तो ये भी कुछ हद तक चलेगा, है ना, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करना। अब ये वाला पढ़ लीजिए,
ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, एज कंपेयर टू सी एंड डी दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि 2 से 3 ऑप्शन सही होते हैं, तो आप अगर आपको वहां पे कुछ कॉम्बिनेशंस में आंसर दिए तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो मोस्ट सुटेबल है वो सेलेक्ट करके आइएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि ये भी सही है ये रॉन्ग नहीं है, आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे नहीं। जो आपको मोस्ट सुटेबल लगेगा वो आंसर्स आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये सब चीजें जब आप एग्जामिनेशन देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये कुछ बातों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा कुछ टूल्स के बारे में, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स टू डिजाइन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए किन किन टूल्स की आपको जरूरत है? वेरिएबल चाहिए, डेटा चाहिए, इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, स्यूडो कोड चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, फंक्शन चाहिए, प्रोसीजर चाहिए। So what will be the answer? Quickly say. We are supposed to complete this entire chapter today. चलिए आंसर देख लेते हैं। एल्गोरिदम बनाना है और टूल्स की बात की गई। टूल्स पहला हमने क्या पढ़ा, एल्गोरिदम में खुद में टूल है, सुडोकोड एक दूसरा टूल है और फ्लोचार्ट तीसरा टूल है। प्रोसीजर फंक्शंस ये तो आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट जो हमने पढ़ा था ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, दीज आर नॉट द टूल, ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये सारे आंसर्स को लगा के। वेरिएबल डेटा जब प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे तब वेरिएबल और डेटा की बात आएगी, तो ऑप्शंस को इलिमिनेट भी अगर आप करेंगे तो भी आपको आंसर्स करेक्ट मिल जाएगा। टूल्स की बात की गई है तो 3 टूल्स हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब जब आप चैप्टर 5 देखेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, जहाँ पे हमने बहुत बेसिक से पढ़ना शुरू किया है पाइथन प्रोग्रामिंग को, तो आपको एक टॉपिक पूछा गया है अबाउट द ड्राई रन, और एक और वहां पे कॉन्सेप्ट पूछा गया ट्रेस टेबल के बारे में। तो ट्रेस टेबल है ना, तो देखिए ट्रेसिंग एक इंग्लिश वर्ड है, तो थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए और आंसर बताइए उसका पर्पस क्या होता है। मेरी निगाहें हैं आपके ऊपर, है ना। सो आई एम आइज ड्रॉपर टू यू, तो मैं क्या करूंगी, आपके डेली एक्टिविटीज को मैं मॉनिटर कर रही हूँ। तो क्यों मॉनिटर कर रही हूँ? ताकि आपका बेटर रिजल्ट हो। यूज टू स्टोर इट टू रिकॉर्ड द रिजल्ट फ्रॉम ईच स्टेप्स, इट इज यूज टू रिकॉर्ड द इमेज, इट इज यूज टू स्टोर वेरिएबल नेम, इट इज यूज टू स्टोर द आउटपुट। क्या ट्रेस टेबल से आप क्या समझते हो, है ना। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये एक इमेज फ्लो चार्ट तो होता नहीं, फ्लो चार्ट की बात है। ट्रेस टेबल का मतलब ये है कि जब आप किसी एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं ना, तो आप जैसे मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में आपको पता है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आपके स्टेप्स पे मार्क्स मिलता है ना। तो एट द एंड आपके पास जब 10 मिनट्स होता है तो आप आंसर्स को एक बार क्रॉस चेक करते हो इफ यू हैव एनी डाउट। तो क्रॉस चेक जो आप करते हैं ना उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग में डिबगिंग करना। तो डिबगिंग करने का मतलब है कि अगर मुझे पता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को मिला दे तो इसका सम 180 होना चाहिए। ये 90 है, 90 है, नहीं नहीं 90 कैसे दूंगी, ये 60 दे दूंगी, ये 30 दे दूंगी, तो दैट इज 180। तो तीनों का सम मेरा 180 होना चाहिए। तो ये मैंने ट्रेस कर लिया कि अगर ये मेरी एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू है, जेड वैल्यू, तो तीनों की वैल्यू एग्जैक्टली 180 होना चाहिए। अगर इससे बड़ा है या इससे छोटा है तो मतलब ये मेरा कुछ तो प्रोग्राम में लोचा है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस टेबल, कि आप इस तरीके से एक टेबल बनाते हो और वहां पे इंटरमीडिएट वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इस तरीके से आप पूरे एल्गोरिदम को अपना टेस्ट करते हो कि द इनपुट दैट यू आर प्रोवाइडिंग और जो आउटपुट आपको मिल रहा है क्या वो सही है नहीं है, है ना। तो आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट फ्रॉम ईच स्टेप। हर स्टेप में आप रिकॉर्ड को एनालाइज कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रेस टेबल। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिफिकल्ट कर दिया है, बट फिर भी पढ़ के समझने की कोशिश करिए। विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली दिस इज द जो मैं ये पैटर्न बनाई हूँ, ये बहुत टफ एग्जामिनेशन आपके नेट का पैटर्न है। तो जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस एनवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना। कि आप बताएंगे, आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं स्टेटमेंट में और आप बताइए कि कौन सा करेक्ट है। S1 S2 इस तरीके से ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो पहला है टेस्टिंग एंड डिबगिंग इज एन ऑप्शनल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टार्ट ऑफ द वीडियो आपको बताया है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या क्या आपके स्टेप्स होते हैं। नहीं देखा है प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जो ड्राई रन और ट्रेस टेबल बताया, क्या वो एल्गोरिदम को वेरीफाई करने के टूल्स हैं? जो ट्रेस टेबल बताया, क्या वो आपको हमेशा करेक्ट आउटपुट देगा? सो विच इज द करेक्ट आंसर?
सो दीज आर ऑल आर द करेक्ट आंसर, है ना, सारे करेक्ट आंसर। देखिए समझ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मैंने बताया था कि टेस्टिंग है, डिबगिंग है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि एक प्रोग्रामर है ना, तो एक होता है बिगिनर जो नया नया कंपनी ज्वाइन किया है, एक होता है सीईओ, या एक होता है सीनियर, है ना, सीनियर टीम लीडर। अब जो टीम लीडर है उसको पता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो ही इज नॉट गोइंग टू टेस्ट एवरी टाइम। थोड़ा सा चेंज किया और वो फटाक से वो लॉजिक दे देगा किसी भी क्लाइंट को। तो कभी कभी हम टेस्टिंग और डिबगिंग को स्किप भी कर देते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम इफ वी आर अ मास्टर इनटू दैट फील्ड, है ना, अगर मैं उस फील्ड में मास्टर हूँ तो मुझे उसको बार बार टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग डिबगिंग, यस, इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, बट इसको हम ऑप्शनल भी बोल सकते हैं। अब ड्राई रन ट्रेसेबल अभी आपको बताया, कोई भी अगर आप एल्गोरिथम लिखोगे इसको वेरीफाई करने का टूल होता है, दैट इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट। ट्रेस टेबल इस तरीके से टेबल बनेगा जो कि आपको करेक्ट इनपुट करेक्ट आउटपुट बताता है, सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलिए, अगर कोई ऐसे भी लर्नर है जिनको ऐसा लगता है कि अरे यार फ्लो चार्ट तो बहुत इजी है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। ट्राई टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये दो डायग्राम आपको बना है, इसका एग्जीक्यूशन आपको बताना है, वेदर द एग्जीक्यूशन इज ट्रू और फॉल्स। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ शी इज ट्रू, है ना, तो ये अभी आपको बताइए, अगर फ्लो चार्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो ये डिसीजन मेकिंग है ना। हम कोई भी डिसीजन डिसाइड करेंगे कि इफ वेदर इज हॉट, अगर वेदर हॉट है तो हम एसी चला लेंगे, है ना, तो यस और नो में, तो ये आपका डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ये आपका ट्रू है। ये अगर ट्रू है तो देखो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ये ट्रू है तो हम ट्रू की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे चले आए, तो यहाँ पे लिखा है आपको, अगर सी ट्रू है, S1 इज एग्जीक्यूटेड इन बोथ द फ्लो चार्ट। तो ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर ये ट्रू है तो ये क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन मार्क कि ये क्या है। जब हम डिसीजन लेंगे, मैं बोल रही हूँ कि मैं कोई डिसीजन लूंगी, मुझे आज वीडियो बनाना है या मेरी तबीयत नहीं सही है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, या तो यस होगा नहीं तो नो होगा। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला है कि ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो दोनों में हम इस तरफ से जाएंगे, तो दोनों के केस में ये भी एग्जीक्यूट होगा। ये कुछ स्टेटमेंट है XYZ, तो ट्रू है तो यहाँ देखो इस डब्बे के पास आ गए तो ये दोनों एग्जीक्यूट होगा। तो इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है कि S1 विल बी एग्जीक्यूटेड इन बोथ द फ्लो चार्ट। अब ये पूछा है किस केस में S2 एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S2 है। अब बता दीजिए, पूरा क्वेश्चन बता दी किस केस में S2 एग्जीक्यूट होगा। नहीं आया, चलिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1। 1 क्यों होगा, बहुत ध्यान से फिगर देखिए, यहाँ से ट्रू आ गए तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज कि ये हमारा एक नॉर्मल कोई भी आउटपुट प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स नहीं, तो यहाँ से मैं से घूमते 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 यहाँ पे आएंगे। ट्रू है या फॉल्स है उससे कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो फॉल्स है ये इसका फॉल्स है, ये इसका फॉल्स है। तो आप यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे मिल गया ये वाला लाइन तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये वाला देखो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, यहाँ से ये डंटी यहाँ चली आई और यहाँ चली आई, मतलब इसने इस वाले पार्ट को स्किप कर दिया। तो जब ये पार्ट को स्किप कर दिया तो ये कहाँ से प्रिंट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी आंख का अगर धोखा है कि अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं देखा एग्जामिनेशन में, देन यू मस्ट बी रॉन्ग। तो इस टाइप से फ्लो चार्ट का आपको प्रैक्टिस करना है है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है उसको डिस्प्ले करना या फिर उसको प्रिंट करना, है ना। तो सिर्फ आपके इस वाले में S2 एग्जीक्यूट होगा, इसमें तो हम यहाँ तक जा ही नहीं रहे हैं। इसका सिंपल तरीके से समझिए
ये रास्ता आपको नहीं मिला, आपको मेरे से मिलना है, मेरे घर आना है। मैं आपको अपना लैंडमार्क नहीं बताऊंगी, मैं बोलूंगी आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, तो क्या दिल्ली आके चिल्लाएंगे? नहीं चिल्लाएंगे ना। मैं दिल्ली में बताऊंगी कि मेरा ये लोकेशन है, देन ओनली यू आर सपोज टू रीच मी। तो यही चीज यहाँ पे ये हुआ कि आप यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा इस वाले केस में। ये प्रॉब्लम नंबर 2 था। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए, अभी जल्दी से मैं आपको बता दूं आज हमने क्या कवर किया। हमने इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू किया है, दैट इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा तो मैं गारंटीड देती हूँ आने वाले समय में जो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट 11th-12th के लिए है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नहीं। अगर आप 4, 5, 6 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग सीखनी है और अगर आपका कोई भी पहले से बैकग्राउंड नहीं है, कभी भी भगवान आपने नहीं पढ़ा प्रोग्रामिंग, तो आप इस वीडियो को एक एक करके वॉच करना शुरू करिए, क्योंकि ये मैं सीक्वेंस में ही बनाऊंगी। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आने वाले समय में, आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया है कि क्लास 4 ऑनवर्ड्स यू आर सपोज टू डू द कोडिंग। तो कोडिंग, बहुत लोग होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम में कोडिंग वोडिंग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे भी स्कूल में है कई सारे बच्चे जो एप्स वगैरह बना रहे हैं। जब मैं उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, दे आर लाइक दिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप कोडिंग कर रहे हैं, बट उसकी बेसिक्स को भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज है जो आपको आगे तक लेकर जाएगी, है ना। तो किसी भी लर्नर के लिए दिस वीडियोस आर इम्पोर्टेंट एज वेल एज, अगर आप टीचर हैं, अगर आपको आने वाले समय में स्कूल में 11th-12th को पढ़ाना है या किसी भी क्लास को पढ़ाना है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। तो हमने आज ये देखा कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम अगर डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच। तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। कोडिंग टेस्टिंग देखो यहाँ पे है, बट दिस इज द ऑप्शनल स्टेप। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए। फ्लो चार्ट, शेडो कोड, आप दीज आर ऑल्सो द टूल्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। अब किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम बनाते हैं, उसको वेरीफाई करना है या फिर कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है वो कितना टाइम एफिशिएंट है। ऐसा तो नहीं कि मैंने कोड लिख दिया जिसको 1 मिनट में एग्जीक्यूट होना था, वो 10 मिनट में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार 1 मिनट का काम अगर 10 मिनट में करे तो कौन सी आफत आ जाएगी। आफत तब आएगी जब आप ये समझिए कि जो आप रॉकेट लॉन्च वगैरह देखते हैं ना, वो जो इसरो या नासा जो कंपनीज हैं, आपको पता है ना, वहां पे अगर इस टाइम पे बोल दिया कि 8:09, तो इसी टाइम पे ही रॉकेट लॉन्च होता है, दैट इज अ रियल टाइम। तो रियल टाइम पे ही इतना ज्यादा सेकेंड, मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड का फर्क होता है, तो मिनट्स तो छोड़ ही दो आप। तो इस तरीके से आपको एल्गोरिदम पे काम करना है, तो आने वाले समय पे ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो कुछ और क्वेश्चन है, जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। और प्लीज फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर आप मुझे चाहते हैं कि इस तरीके से मैं वीडियोस चैप्टर वाइज आपको दूं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए कंटिन्यू द सीरीज। सो दैट इज द फीडबैक आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज वीडियो बनाने में तभी अच्छा लगता है जब एक भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, कि आप सुन रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो बिकॉज वी आर टेकिंग द क्लासेस, तो हम सामने से नहीं एक दूसरे से मिल पाते हैं, तो आपके कमेंट से ही हमें समझ में आता है कि व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर कमेंट पुट करिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, बिकॉज दिस आर द फ्री ट्यूटोरियल्स टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। आपको करेक्ट स्टैंडर्ड बताना है। सुडो कोड एक विजुअल टूल है क्या? ड्राई रन कैन फाइंड एग्जीक्यूशन एरर्स ऑफ द कोड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, दोनों फॉल्स है। सुडो कोड विजुअल टूल नहीं होता है। क्या होता है विजुअल टूल? कमेंट सेक्शन में लिखो। ड्राई रन कैन फाइंड एग्जीक्यूशन एरर, नहीं, ये आपको एग्जीक्यूशन एरर नहीं बताता है। ड्राई रन अभी आपको मैंने बताया, ये हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट बताता है ना। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कि जैसे आप मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वेदर मेरा ये आंसर सही है नहीं है, जैसे मैंने लिखा 15 + 20, है ना, तो ये 35 आया। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि वेदर ये मेरा जो एडिशन है, एडिशन सही है नहीं, तो मैं दूसरा क्या कर सकती हूँ, मैं उल्टा चलूंगी, मतलब इस दोनों को माइनस कर दूंगी। माइनस करने पे मुझे 15 आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये कैलकुलेशन सही है।
तो मैं उसका एग्जीक्यूशन एरर नहीं चेक कर रही हूँ। ड्राई रन एक आपका वेरिफिकेशन टूल है। आपको क्या पढ़ाया मैंने? वेरिफिकेशन टूल है। सो बोथ आर द इनकरेक्ट आंसर। ना ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आपको मैं बता दूं थोड़ा सा ड्राई रन के बारे में। हो सकता है आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको लिखना आ जाए एग्जामिनेशन में। So it is a process of a programmer manually working through their code to trace the value of the variable, है ना? किसी भी वेरिएबल के वैल्यूज को ट्रेस करना है, ड्राई रन करना है। कोई सॉफ्टवेयर की या कोई प्लेटफॉर्म की, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। एक एल्गोरिदम लिख दिया और उसी एल्गोरिदम को मैनुअल, इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं मैनुअल टेस्टिंग, है ना? मैनुअल टेस्टिंग। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इट इज कैरीड आउट ड्यूरिंग डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल एरर, सिंटैटिकल एरर नहीं, सिंटैटिकल एरर नहीं, लॉजिकल एरर। इट कैन नॉट फाइंड द एग्जीक्यूशन एरर। अभी इसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया था। क्या आप इस एग्जीक्यूशन एरर को फाइंड आउट करेंगे? नहीं, इससे सिर्फ आप लॉजिकल एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में वो पूछ लेगा। तो ये कभी याद करने की चीज नहीं होती है, चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, है ना? कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आंसर्स तो सही ही करके आएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे पाइथन के बेसिक से। तो चलिए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज? अब जिनको पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, बट आप इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, है ना? कंपाइल लैंग्वेज नहीं होता है। जैसे सी है आपका एक कंपाइल लैंग्वेज है, जावा है उसमें भी कंपाइलर होता है, बस पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। व्हाई इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, व्हाई इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज? इन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं, लो लेवल नहीं बोलते? तो ये सारे अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अच्छा हो, आपको समझ में आए। कोई भी डाउट होता है जरूर पूछ लीजिएगा। दिस इज द लिंक फॉर द यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले समय में डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और यस, योर क्वेरीज एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम टू अस टू नो आवर फीडबैक। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब रखिए और इस बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियो। Thank you everyone for watching us, for supporting us. So see you soon in the upcoming next video for start of the Python programming. Thank you.